अब तक आप मुझे एक टीवी चैनल पे देखते थे और बहुत सारी बातचीत मैं आपसे करता था। अब आप मुझे इस नए अवतार पे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जहां मैं बहुत सारे ऐसे शोज़ करूंगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से बातचीत करूंगा, जिसमें मार्केट के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में आपको बहुत डीप डाइव करने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात मिलेंगी और बहुत ही आसान भाषा में, आपकी लैंग्वेज में। जार्गन का इस्तेमाल बहुत कम या रेयर होगा, अगर गलती से हो गया तो बस्ट होगा वो। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी जर्नी में आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो अब तक पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं, वो सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। और आपकी मदद इस सेंस में होनी चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि आप डिसीजन लें और उस डिसीजन को लेने के लिए जो तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको करूं। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत मार्केट पे, सेक्टर्स पे या लाइफ के किसी और पहलू पे, कई बार मैं बहुत ऑफ बीट शोज भी करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि दुनिया कैसे चल रही है। तो आप मेरे साथ इस नई जर्नी में जुड़िए और मेरा एक सिर्फ प्रॉमिस आपसे ये है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि जिन गेस्ट को मैं लेके आऊँगा उनके साथ मैंने बहुत समय गुजारा है और उनको इन एंड आउट में जानता हूँ कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। इसीलिए मैं उनको लेके आ रहा हूँ कि जो मैं उनसे सीख रहा हूँ वो आप तक पहुँचे और आपको मज़ा आए। तो आज का ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ अभय अग्रवाल जी के साथ, जो पाइपर सेरिका नाम की एक कंपनी चलाते हैं, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में है, पीएमएस है, एआईएफ है, एंजल इन्वेस्टर है। और अभय जी की खास बात ये है कि अभय जी जब किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो उसको कहते हैं ना कि बहुत ही प्रताड़ित करते हैं कि वो उसके कंपटीटर से भी बात करेंगे, उसके डीलर से भी बात करेंगे, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, एम्प्लॉय से भी बात कर लेंगे। तो अगर इतनी डीप रिसर्च किसी चीज़ की होती है ना, तो उसमें डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत कम या नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत करना और उनसे बात करना जो राइजिंग स्टार्स हैं। देखिए, बहुत सारे बड़े लोगों के आप चीज़ें सुनते होंगे, हम लोगों ने सुना है, सीखा है, लेकिन अब कई बार मुझे लगता है वो रेटरिक है। तो मैं रेटरिक में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चीज़ों को बस्ट करूँगा, आप जो बोल रहे हैं उसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप जो कह रहे हैं मैं उससे 100% कन्विंस हो जाऊँ, ऐसा मेरे साथ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से बातचीत आप मेरे साथ देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो आज की ये जर्नी अभय जी के साथ है। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नीरज जी, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक तो समय बिता के इस बहाने, और दूसरा कि आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी और ऑनर दिया कि मैं आपका पहला गेस्ट हूँ पॉडकास्ट में। अरे मेरा ऑनर है कि मुझे आप मेरे दोस्त हैं और बहुत नहीं समझ, इसलिए मैं भी आपको एनकरेज किया ये पॉडकास्ट बनाने के लिए कि मैं आपके काफ़ी दर्शकों से मिलता हूँ जो आपको बहुत मिस करते हैं, और उसके कई कारण हैं जो मिस करते हैं आपको, आपके शो को। तो अब इस बहाने उनकी भी एक जो इच्छा थी आपको वापस देखने की, आपके द्वारा मार्केट को समझने की, वो अब फिर से एक होगी, उनको मिलेगी एक अपॉर्चुनिटी। तो एक खुशी है सबके बारे में। और दूसरी बात, मेरी वाइफ है रजनी, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, मैं कभी नहीं आया। तो अब मैं उनको कह सकता हूँ कि मैं भी फर्स्ट आया किसी चीज में, तो इसमें फर्स्ट आ गए। इसमें फर्स्ट आ गया। बिल्कुल। तो बहुत सारी मजेदार बात करेंगे। और अभय जी का बहुत अपना परिचय आप खुद देंगे, मैं दे दूंगा? जी बिल्कुल, मैं दे दूंगा। मेरे को करीब 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। जब मैंने एमबीए किया 30 साल हो गए सर। तो बचपन से मार्केट शुरू कर दिया? एक्चुअली जो मुंबई में रहता है ना, बड़ा होता है, कॉलेज में पढ़ता है वो, और स्पेशली आप अगर साउथ मुंबई के साइड पे हैं, चर्च गेट पे मेरा कॉलेज था, तो मेरे काफी सारे दोस्त थे जिनके फैमिली ब्रोकर्स थी, तो मैं उनके साथ चला जाता था। उस टाइम पे रिंग था बड़ा स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो घुसने के लिए आपको एक जैकेट और एक वो लगता था आईडी कार्ड, तो वो बड़ी चीज होती थी हमारे लिए कि हम भी रिंग में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे, जो अभी जो दर्शक हैं वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल तो सब कंप्यूटर पे हो जाता है। तो उस समय से मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो आप अगर थोड़ा पढ़ लें, समझ लें, और आपको सिर्फ अच्छे डिसीजन लेने हैं, और अगर आपने वो डिसीजन अच्छे लिए तो उसका जो आउटकम है वो बहुत स्केलेबल है। क्योंकि मेरे पास जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ, चाहे मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ या मैं 1 लाख लगा रहा हूँ या 1 करोड़ लगा रहा हूँ, अगर मेरे डिसीजन अच्छे ले रहा हूँ तो मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ रेगुलरली अपने लिए। और इसको मैं साइड बाय साइड करूँ अपने जॉब के या फुल टाइम करूँ, अगर मेरे को आ गया कि मेरे को डिसीजन कैसे अच्छे लेने हैं इन्वेस्टमेंट के, तो मेरी वेल्थ साइड पे मेरी लाइफ सेट है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्शन होता था। और एक उस टाइम पे एक हर्षद मेहता और उस सब का भी एक ज़माना था, जब मीडिया में बहुत बड़ी होता कि स्टॉक मार्केट में जाओ आप तो एक दिन में स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो उस जनरेशन के साथ बड़े हुए, तो एक ऑलरेडी एक अट्रैक्शन था। पर फिर मेरे को ये भी लगा कि
ये एक सीखने वाली चीज़ है। मतलब इसमें आप सिर्फ टिप्स पे या किसी और की जजमेंट पे या नॉलेज पे काम नहीं कर सकते हैं, ये खुद सीखना पड़ेगा आपको। और उस समय इतने साधन नहीं थे सीखने के। एनुअल रिपोर्ट जो सब अब मिल जाती है, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लाइब्रेरी में जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ते थे, एक भाव कॉपी आती थी, तो उस दिन का जो ट्रेड हुआ उस शाम को 6 बजे के बाद, बाकी शहरों में तो 1 दिन 2 दिन बाद पता चलता था कि आपका शेयर आपके ब्रोकर ने किस भाव पे किया। फिर फिजिकल शेयर्स आते थे जिसको आप रजिस्ट्री ट्रांसफर के लिए भेजते थे, 2 महीने 3 महीने बाद वो शेयर आपके अकाउंट में आते थे, आपके पास वापस आते थे आपका नाम लिख के। बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। आजकल का मार्केट तो एकदम सरल है और उसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टर आ भी रहे हैं। उस समय का पर एक स्लो मार्केट था तो सीखने का एक मौका ज्यादा मिला कि मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं। तो मतलब आपने अपनी जो प्रोफेशनल पढ़ाई की जी फाइनेंस वाली, उससे पहले ही तय कर लिया था कि ये वाला बढ़िया एरिया है। हाँ, मेरे को लगा ये अच्छा है और इसमें मेरे को लगा कि और उस समय भी वॉरेन बुफे, चार्ली मुंगर, पीटर लिंच, इनकी बुक्स काफ़ी फेमस थी। तो एक मेरे को लगा कि ये एक इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी होगी ये। और फिर मैं सिटी बैंक के साथ मैंने काम किया 5 साल, फिर मैंने जेपी मॉर्गन के साथ काम किया। फिर जब जेपी मॉर्गन के साथ काम किया तब मैं हांगकांग में काम करता था, पूरे एशिया में इन्वेस्ट करता था। तब मेरे को एक दूसरे स्केल का अंदाजा हुआ कि इंडिया में तो हम देख रहे हैं छोटा मकम तो बहुत बड़े हैं, पर अब बाहर जाके देखो तो दुनिया उसकी 10x है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और भी सीखने को और अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग लग रही, मैं वो अपने दर्शकों के साथ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक जंक्शन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप अपने रूटीन से अलग हट जाएं, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले किया है। बिल्कुल। तो अगर आप बताना चाहें जी कि आपने अपना वो सेट लाइफ वाला जो पैटर्न था, जो लास्ट जेपी मॉर्गन था, जो आप पूरे एशिया में चला गए, क्या चीज ऐसी आपको ट्रिगर करी कि यार अब नौकरी नहीं करनी है? वो मन में ख्याल कैसे आया था वो? जी देखिए, इसमें हर एक का अलग कारण होता है नीरज जी। और एक तो एनवायरनमेंट कई बार ऐसा बन जाता है कि आप फोर्स हो जाते हैं वो डिसीजन लेने को, वो उस समय बेस्ट डिसीजन वही लगता है। कई बार ऐसा होता है और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक स्टीव जॉब से किसी ने पूछा कि आप एप्पल आपने बनाई, इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि हर फाउंडर की एक एबिलिटी होनी चाहिए कि रियलिटी को वो डिस्टॉर्ट कर ले। तो रियलिटी डिस्टॉर्शन जो है उसमें उसको लगता है कि सब अच्छा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, सब हो जाएगी। तो वो मैंने भी थोड़ी रियलिटी डिस्टॉर्ट करी अपनी तरफ से। मुझे लगा अपने आप करूँगा सब हो जाएगा, और क्यों नहीं होगा। वो रियलिटी डिस्टॉर्शन बहुत ज़रूरी है अपने आप कुछ करने के लिए। और उसमें अच्छा या बुरा मेरी वाइफ ने पूरा मेरा सहयोग दिया। उन्होंने मैंने 1x रियलिटी डिस्टॉर्ट करी, उन्होंने 10x कर दी। उन्होंने कहा हाँ तुम तो कर ही लोगे तुम। तो पर वो ज़रूरी था उस समय कॉन्फिडेंस लेके करना कि हम खुद कुछ करें, एक ऐसी चीज़ बनाए जो लंबे समय तक रहे और जो ज़्यादा सस्टेनेबल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वापस जॉब के साइकिल में घूमता रहूं। और एक डिज़ायर था कि इंडिया आके 2004 की बात है ये, उस समय बीएसई सेंसेक्स मुझे याद है 3500 पे था। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। 3500 पे सेंसेक्स था 2003 अप्रैल में जब मैं वापस आया। और अब लोग मुझे कहते थे यार, और 6 साल से मार्केट कहीं नहीं गया था। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का जो प्राइस था वो 6 साल से उतना ही उतना था। तो लोग मुझे कहते थे अब दूसरी प्रॉब्लम है। बट तो लोग मुझे कहते थे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों? मैंने कहा कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है। इंडिया जैसी कंट्री में देखा, अगर ग्लोबल स्केल पे चाइना को ऑब्जर्व किया, बाकी कंट्रीज देखी, तो ऐसा नहीं है कि हम इतने ही छोटे रहेंगे, हम बड़े होंगे। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आके कैपिटल मार्केट को एकदम ओपन कर दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स 0 कर दिया, डिविडेंड टैक्स 0 कर दिया, और एक सडन राइज आया मार्केट में उसके बाद। और फिर उसके बाद से वो गाड़ी रुकी नहीं, फिर डेवलपमेंट होती रही। तो आई थिंक एक मिक्स है थोड़ा कॉन्फिडेंस का, एक एबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ मोटा मोटा मुझे क्या करने का है। और उसके बाद एनवायरनमेंट जो है, अगर मैं दिखाऊंगा ये कन्विक्शन कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म का प्लेयर हूँ, तो मुझे सपोर्ट मिलेगा बाकी लोगों से। समय लगता है पर हो जाता है। तो मेरा एक डिज़ायर यही था कि मैं इंडिया की जो ग्रोथ में है उसमें मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ, कैसे सपोर्ट करूँ और कैसे कैपिटल एलोकेट करूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा देश है, ग्रो करना है, नए प्रमोटर्स हैं, नए फाउंडर्स हैं, उनके पास कैपिटल पहुंचनी चाहिए। तो हमारा काम क्या है नीरज, एज फंड मैनेजर्स हम कैपिटल एलोकेटर्स हैं। हम इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं ये प्रॉमिस देके कि हम उस पैसे को राइटफुली कैपिटल एलोकेट करेंगे जो डिजर्विंग कंपनीज हैं, जो डिजर्विंग प्रमोटर्स हैं उनके पास। तो हमारा काम सिर्फ यही है। वॉरेन बुफे को भी पढ़े लोग पूछते हैं वॉरेन बुफे से आप क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं कैपिटल एलोकेटर हूँ।
तो मेरा काम है कि मैं जो डिजर्विंग है उनको कैपिटल दूं। तो ये मैं डिसीजन लेता हूँ रोज। तो हम भी वही डिसीजन लेते हैं। तो एक डिज़ायर था कि एक कंपनी ऐसी बनाए, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी ऐसी बनाए जो इंडिया फोकस्ड, इंडिया इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करे और सपोर्ट भी करे। नीरज जी, इंटरेस्टिंग। और पाइपर सेरिका अभय जी की कंपनी है जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रखते हैं, पीएमएस, एआईएफ वगैरह। ये जर्नी बहुत लंबी चली। अब हम लोग थोड़ा सा मार्केट की तरफ आते हैं, क्योंकि जो 2003-4 की बात आप बता रहे हैं और अभी जो पिछले 3-4 साल में हुआ जी बिल्कुल वैसे ही एक एक्सप्लोजन हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है बदली होंगी। आपके नज़रिए से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय और इस समय में एक जो मुझे समझ में आता है कि बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर आ गए हैं जी, मतलब बिल्कुल 4-5-6 टाइम्स हो गए हैं। और इंडिया की स्टोरी जिसको बोलते हैं कि और ज़्यादा स्ट्रांगली आई है पिछले 3-4 सालों में। लेकिन आपने क्या बदलाव देखा इसमें? तो मैं देखा कि एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, सबसे बड़े बदलाव की मैं बात करूं कि एक हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, नए भी और पुराने भी, नए ज़्यादा, वो अब एक स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग डेन की तरह नहीं देखते हैं। आप पुराना नाम, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया तब भी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पर तब भी स्टॉक मार्केट को जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सट्टा बाजार कहते थे। उसका नाम था सट्टा बाजार। सट्टा मतलब गैम्बलिंग डेन। अब कोई नहीं लेता वो नाम, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मैं उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ। रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उनका ये फोकस है कि स्टॉक मार्केट एक सेविंग मैकेनिज्म है, एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ मैंने फटाफट पैसा बनाना है कि एक महीने में पैसा डबल हो जाए। वो फोकस नहीं है। आप SIP वाला पूरा सेगमेंट देखिए, वो पूरा सेगमेंट इस कॉन्फिडेंस से आता है कि हो सकता है 3-6 महीने मेरी रिटर्न नेगेटिव हो जाए, पर अगर मैं 5 साल का पर्सपेक्टिव लूँगा तो मेरा पैसा डबल या उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सेविंग है जो अपना एलोकेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे टाइम पे भी और काफ़ी समय तक पहले भी एक मार्केट को देखा जाता था गेट रिच क्विक स्कीम की तरह, कि ये तो ऐसी स्कीम है, यहाँ पे तुम्हारा अगर लग गया तुक्का तो तीर है, नहीं तो फिर लॉस है। अब वो नहीं है। अब वो और इसकी वजह से जो नए IPOs भी काफ़ी आए हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज के IPO आए हैं, और हो सकता है थोड़े ओवर प्राइस हो, अंडर प्राइस हो, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, पर एक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट को, उनको पार्टिसिपेट करने की इन नए कंपनीज की ग्रोथ जर्नी में। तो एक बहुत अच्छा एक मिक्सर हो रहा है इस समय मार्केट में, जहाँ पे अच्छी कंपनीज आ रही हैं और अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है और मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि इसके लिए मार्केट जो है हमारा, वो अब लंबे समय तक सपोर्ट करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल है। FPIs आए जाएं, किसी को नहीं मालूम क्यों बेच रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। जब आपको लगता है कि अब तो सारे कारण हैं उनके पास खरीदने के लिए, तब वो बेच देते हैं। जब लगता है कि मार्केट अब तो ये तो जाते ही जाएंगे, तब वो वापस आ जाते हैं। तो FPIs एक्चुअली इस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और वॉलेटिलिटी कौन हटा रहा है? वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं। तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड क्वालिटी ऑफ कंपनीज, दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ है नीरज जी पिछले 5 साल में। और आई थिंक मुझे लगता है ये मार्केट में फ्यूचर यही है। ओके, ये तो एक ऑपरेशनल पार्ट का। अच्छा, मैं अभी आपने जो कि जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि बहुत ये इस शो में आपको ये मिथ मैं कभी नहीं दूंगा कि 1 करोड़ रुपए अभी आप डाल दीजिए 12% की कंपाउंडिंग से 6 साल में वो 2 गुना हो जाएगा, फिर 30 साल तक रखोगे तो वो 6 बार डबल होगा, 20 करोड़ 30 करोड़ बनेंगे। ऐसी बहुत सारी रील्स और वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन डिस्काउंटिंग नहीं है कि वो जो 10 करोड़ बनेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या पहुंचेगी। ये सच्चाई भी आपको साथ के साथ समझनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था ये रियलिस्टिक शो है, और अभय जी को मैं इसलिए लाइक करता हूँ, सच की बातें होती है ना। 1 करोड़ डालोगे 30 साल में 100 करोड़ हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। उसमें आपको बहुत सारी डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है। आपने कहा ऑपरेशनली कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर बहुत इंप्रूव हुई है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी। मार्केट बहुत बढ़िया रेगुलेट हुआ है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, हमारे रेगुलेटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो एक ऑपरेशनल पार्ट है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा करंट इश्यूज पे देखते हैं, कि इस वक्त जो पिछले 3-4 साल में एक बम्पर तेजी मार्केट में आई, खूब पैसा लोगों ने बनाया, जिधर लगा उधर पैसा बन रहा था ना। जो आप कह रहे थे कि एक रात में बिल्कुल तो कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया भी। मतलब कुछ IPO ऐसा है जो IPO आने के बाद 6 गुना हो, बिल्कुल, वो सरकारी कंपनियों में भी। क्या इस वक्त
जो मार्केट की डायनेमिक्स है और जो इससे पहले होती थी, उसमें क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग स्टाइल में कुछ बदलाव आ रहा है और लोगों को करना पड़ेगा? नहीं, एक बड़ा बदलाव मेरा जी ये आ रहा है कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो HNI इन्वेस्टर्स भी हैं, फैमिली ऑफिसेज भी हैं, वो सब अब ग्रोथ पे फोकस्ड हैं। थोड़े समय पहले तक मैं देखता था कि पहला जो हमारा इन्वेस्टर का सवाल होता था मार्केट्स में, वो ये था कि पैसा सेफ रहेगा ना, सेफ्टी पे फोकस होता था, क्योंकि लोग कंपेयर करते थे उसको कि मेरे पास क्या ऑप्शन, मैं FD में डाल दूंगा 7-8% रिटर्न मिल जाएगा, रियल एस्टेट में डाल दूंगा, घर तो दिखेगा, चलो ठीक है प्राइस कम हो गई पर घर तो दिखेगा। इक्विटी में सबको ये डर था कि ये मेरा पैसा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सेफ स्टॉक लेते हैं। तो फोकस ये होता था कि अल्ट्रा लार्ज कैप। आप देखिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का अब थोड़ा कम हुआ है, पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जो टॉप 30 स्टॉक हैं, टॉप 50 स्टॉक हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर था वो एकदम स्क्यूड हो गया था। मतलब 65-70% जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल मार्केट की, वो निफ्टी 50 स्टॉक्स में थी। मतलब इतना ज़्यादा उनका वेटेज था। अब वो चेंज हो रहा है और काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है, क्योंकि अब कॉन्वर्जेशंस हैं कि ग्रोथ कहाँ पे है। मतलब ऐसी कंपनीज कौन सी हैं जिस पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगले 3 साल 5 साल तक 20-30-25% का ग्रोथ कर्व देंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ अब इन्वेस्टर्स वहाँ ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज है। अब ये सेफ्टी पे है फोकस, पर सेफ्टी से निकल के अब, और इसकी वजह से है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, हमारे ऐसे PMS जो स्मॉल कैप मिड कैप दोनों पे फोकस करते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ढूंढी जा रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये भी एक रीज़न है कि जो लार्ज कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया है, वो इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है हिस्टोरिकल बेसिस पे सस्ते हो गए हों, पर अगर मैं फॉरवर्ड बेसिस पे इनका ग्रोथ देख के डिस्काउंट करूँ तो अभी भी महंगे हैं। पर जो नई एज की कंपनी, जैसे EMS एक सेक्टर है जहाँ पे हमने देखा डिक्सन जैसी कंपनी, मुझे याद है नीरज जी, हमने 2019 में उसका मार्केट कैप 8-9 हज़ार करोड़ का था, तब हमने ऐड करी थी, और अब वो डिस्पाइट वॉलेटिलिटी 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप हो गया उसका। आप अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, हेल्थ केयर स्पेस में देख लीजिए, CDMO है, इंश्योरेंस है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, नया ग्रोथ आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स का फोकस अब इन स्पेसेस पे है। एक और इसी से जुड़ा मेरे मन में सवाल आ रहा था कि ग्रोथ वर्सेस वैल्यू की एक बहुत डिबेट होती है। बिल्कुल। तो कई लोगों ने मुझे ये बताया कि ये दोनों एक ही है बेसिकली। हाँ। अगर आप ध्यान से समझो तो एक ही है, लेकिन फिर भी लोग डाइसेक्ट करते हैं। तो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस है, जैसे आपकी बात से मुझे लग रहा है। दूसरा एक इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या लोगों ने अब 5, 10, 15, 20 साल वाली इन्वेस्टिंग की बजाय 3 साल 2 साल पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि डिसरप्शन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन बहुत ज़्यादा है, शिफ्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे शिफ्ट से निपटने के लिए ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं स्टाइल का मूव है। हाँ। कि साहब ड्यूरेशन थोड़ा छोटा करो। नहीं, बिल्कुल है। आई थिंक ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक वो की है कि आप ना, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो थोड़ा लेजी हो जाता है, आप पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि चलने दो, जो है चलने दो उसको। जबकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको मालूम है कि ये मेरी कंपनी ग्रो हुई, डबल हो गया इसका साइज 2 साल में, पर अब ये प्लेटो करेगी, क्योंकि अब इसको नया ट्रिगर ढूंढना है। तो मैं यहाँ से निकल के, क्योंकि मेरी कैपिटल तो लिमिटेड है, तो मैं यहाँ से निकल के अब मैं थोड़ा दूसरे ग्रोथ स्टॉक में जाता हूँ। तो एक्टिविटी लेवल जो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग का, वो बाय नेचर ज़्यादा है कंपेयर टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये एक डिफरेंस है, और ये मैं भी देख रहा हूँ। आई डोंट थिंक चर्न पोर्टफोलियोज का जो हम ट्रैक करते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ लोग ढूंढते हैं कि 2 साल हो गए, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो अब मैं चर्न कर सकता हूँ, क्या कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकाल के मैं वहाँ डाल देता हूँ। तो एक एक्टिविटी लेवल डेफिनेटली, आपकी बात एकदम ठीक है, मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। और हमारे इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो भी हमको एनकरेज करते हैं कि देखिए, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप उसको ऐड करिए, आपको चर्न कर लीजिए, या नया पैसा चाहिए, नया पैसा आ जाएगा। तो एक डिज़ायर है कि कंसिस्टेंटली नए स्टोरीज को हम बैक करते रहें, और वो हो भी रहा है ना। देखिए, इतने सारे IPOs आए इस साल, अगले साल की पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली अगर उन IPOs में पार्टिसिपेट करना है तो कहीं से तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना। तो उतना एक्टिविटी लेवल, जैसी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो चर्न ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है पोर्टफोलियोज में। पर वो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक गलत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है, इतना ज़्यादा भी चर्न नहीं हो रहा है।
क्या ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि जो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं 4-5 गुना बढ़ गए हैं, जी, अब मतलब 13-14-15 करोड़ के आसपास हो गए हैं, उनका प्रेशर है क्योंकि वो नए ज़माने के लोग हैं, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है। अच्छा, कोविड ने सिखा भी दिया है ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा तो एंजॉय कर लो, तो इसलिए वो बहुत रुकना नहीं चाहते कि आज 30 साल की स्टोरी मत सुनाओ मुझे, और कोई नहीं सुनना चाहता। 30 साल की स्टोरी टू बी ऑनेस्ट, करेक्ट। मुझे लगता है कि पुराने जो दिग्गज स्टॉक्स हैं ना, उनमें भी 30 साल में इन्वेस्ट बहुत कम जी, है ना। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी लोग हैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 50 साल, ये फालतू की बात है, कोई करता नहीं है। मैक्सिमम होराइजन 3-5 साल के लोग रखते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, इसलिए मैं कहा ये शो रियलिटी वाला है। 3-5 साल तक किसी को होराइजन नहीं होता है। आप सोचो आपने कौन सा स्टॉक कितने साल होल्ड किया है, और वो पोर्टफोलियो कितने % भी है। तो क्या ये जो नए लड़के हमारे आए, जो एक्स, जी और कौन सी जनरेशन के लोग हैं, उनकी वजह से फंड मैनेजर्स को ये चेंज करना पड़ रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डिसरप्ट हो रही है कि एक तरीका ये था, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने के लिए गए तो वही आपका बिजनेस बनता है। तो जोमेटो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। हम भारत के सारे लोग मूलतः आलसी मानता हूँ ना, बहुत हम लोग आलसी टाइप के लोग हैं, कुछ काम नहीं करने का मन कर रहा है, फोन घुमाओ, खाना। मेरी बात तो नहीं कर रहे आप। मैं 4 उंगलियां मेरी तरफ है 4 उंगलियां मेरी तरफ है लेकिन मैं कुक भी करता। अच्छा, मैं तो सबसे बड़ा विरोधी हूँ आपका तो एनबी किचन इतना फेमस है। एनबी किचन और जोमेटो का बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद ही बंद हो जाए एनबी किचन तो एक ये होता है कि बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से जनरेट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने आगे बहुत डिस्टर्ब किया है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको अपने फैसले की मियाद कम करनी पड़ रही है, कि आप एक स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक, क्योंकि अचानक से कोई ऐसी चीज हो गई जिसको आप देख समझ नहीं पा रहे हो, बाद में पता लगा कि आपका तो गेम ही ओवर हो गया। आपको 10 साल बाद पता लगा कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहा था क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया था। तो क्या ज्यादा कंपेलिंग है, नई जनरेशन का प्रेशर या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन? आई थिंक टेक्नोलॉजी डिसरप्शन से ज्यादा मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी की जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे एक सेमीकंडक्टर एक ऐसा स्पेस है इंडिया में जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हम जितना भी अपना सेमीकंडक्टर है वो सब इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा इस समय कमरे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं सब में एक सेमीकंडक्टर है, सेंसर्स हैं छोटे छोटे 80 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के, वो सब हम इंपोर्ट करते हैं, है ही नहीं हमारा डोमेस्टिक कोई कंपनीज। अब वो इकोसिस्टम बन रहा है। अब कंपनीज है, और अगेन ये शो है तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर कंपनीज हैं जैसे केन्स है, उन्होंने ओसैट प्लांट अपना खुद का लगा रहे हैं, सीजी पावर ने अनाउंस किया, माइक्रॉन ने अनाउंस किया इंडिया में पहली बार वो ओसैट प्लांट लगाएंगे पैकेजिंग का। चिप डिजाइन कंपनीज आ रही हैं। सरकार का पूरा फोकस है थ्रू डीएलआई स्कीम जो चलाते हैं, थ्रू आईडेक्स के थ्रू, कि हम लोकलाइज करें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते स्पेशली चाइना पे। तो एक ये नई अपॉर्चुनिटी बन रही है नीरज जी, जो पहले नहीं थी इन्वेस्टर्स के पास। तो आपने जोमेटो, स्विगी, इनका नाम लिया, वो एक है। दूसरी तरफ ई कॉमर्स कंपनीज हैं, तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो हम डिक्सन या एम्बर जैसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, पीसीबी बोर्ड बना रहे हैं पहली बार। तो क्या हो रहा है कि जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इन्वेस्टर्स के पास, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक सम्मिश्रण हो रहा है। एक तरफ से नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, दूसरी तरफ नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को और इस टेक्नोलॉजी को सीरियसली लेते हैं कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है, 3 साल 5 साल जो भी कहें। तो ये दोनों का जो मेल है इस समय, वो मार्केट की एक्टिविटी लेवल को ड्राइव कर रहा है। मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो नए इन्वेस्टर आए हैं वो बाय नेचर एंक्शियस हैं कि फटाफट प्रॉफिट बुक करके कहीं डिप्लॉय कर दूं। एटलीस्ट मैं जिनसे मिलता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग जो है ना वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है। वो नहीं चाहते कि अरे टाइटन चल गया बहुत अच्छी बात है, पर उनको ये चाहिए कि अब नया टेक्नोलॉजी में कौन सा प्रोडक्ट या क्या लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब थोड़ा और इसको करेंट बनाते हैं कि लोग सोच रहे हैं यार ये लोग आज की बताओ ना। तो हालांकि अब तक हम लोगों ने जितनी बात की उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिले होंगे जी। लेकिन जैसे ना कि ब्लंट क्वेश्चन जो होते हैं, कि एक ब्लंट क्वेश्चन ये है कि कड़े सवाल नहीं बहुत इजी सवाल है। अच्छा, फिर ठीक है लेकिन उनके जवाब बहुत
इंटरेस्टिंग और लेंदी हो सकता नहीं, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा स्टाइल है, मैंने देखा जब मैंने पहले भी आपके साथ इंटरव्यू करता था, बड़े मुस्कुराते हुए बड़े कठिन सवाल पूछते हैं, तो नहीं, आज थोड़ा मैं- सावधान रहना पड़ता है। आज तो ओपन बुक सिस्टम है। कुछ भी आप कहीं से भी देख के बोल सकते हो, जी। पीछे बुक शेल्फ से आप किताब भी ले सकते हो, कोई डरना नहीं। 2 सवाल लोगों के मन में इस समय है जी। कि क्या बाजार बहुत महंगा है और क्या बॉटम बन गया है। अब यहाँ पे दर्शकों को मैं बता दूं, जो लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि बॉटम अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसकी व्याख्या की जा सकती है। मैं 1 घंटे बॉटम पे ही बोल सकता हूँ कि आप बॉटम मानते हैं किसको। जी। वैसे ही महंगा क्या है, सस्ता क्या है। अब देखिए, जो महंगा नहीं है वो मेरे लिए बहुत महंगा है। जी बिल्कुल। तो ये दोनों वर्ड के लिटरल मीनिंग में मत जाइएगा, लेकिन लोगों के मन में एकदम यार स्ट्रेट क्वेश्चन पूछो, क्या बाजार महंगा अभी भी है, और दूसरा क्या बॉटम बन रहा है, बन गया है, बनेगा, वो बताओ आप। जी। नहीं देखिए, ये सवाल का जवाब देने के लिए एक सवाल पूछना पड़ता है, और मैं इसको आपके सवाल को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं एक जेन्युइनली कह रहा हूं नहीं, कि करिए ये कॉम्प्लेक्स, पूछना हम उसको पड़ता है। इजी करेंगे। हाँ ठीक है। तो ये समझना पड़ता है कि जो इन्वेस्टर जो सवाल पूछ रहा है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। अगर साल भर है तो अलग जवाब आएगा इसका, अगर 3 दिन का है तो अलग जवाब आएगा, कोई 3 साल के लिए मैं तो इन्वेस्ट करने को 5 साल के लिए, तो जवाब इसके अलग होंगे। क्योंकि बॉटम वो सोच रहा है कि यार आज मैंने अगर लिया और फिर गिर गया इसके बाद, तो 3 दिन में मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। पर अगर जो कह रहे हैं कि मैं तो 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए कोई घबराने की बात है ना, बॉटम टॉप ज़्यादा ना सोचें। वैल्यूएशन अच्छी ग्रोथ स्टॉक्स की दुनिया में आप देख लें, मार्केट ग्रोथ मार्केट या जो भी है, इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है। इसी आप अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी देखें तो वो इंडिया को एज अ ग्रोथ मार्केट देखते हैं, वो वैल्यू मार्केट नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि इंडिया ऐसा मार्केट है जो हमको 8-10% जीडीपी ग्रोथ दिखानी चाहिए, इसको दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है, पर अपॉर्चुनिटी है इसकी, होना चाहिए इतना। तो इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, तो ग्रोथ के लिए आपको ज़्यादा मल्टीपल देना पड़ता है। तो ऑप्टिकली इंडिया हमेशा एक महंगा मार्केट रहा है, क्योंकि ग्रोथ कंपनीज हैं यहाँ पे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है यहाँ पे जो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। आप टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज सब एब्जॉर्ब कर सकता है, और इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, एबिलिटी टू पे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट महंगा नहीं है। मार्केट बॉटम बन गया या नहीं, बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको आंसर करना मुश्किल हो जाता है। मैं कहूँगा कि ये सवाल मैंने 30 साल से सुना है। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, 95 में 96 में जब मैं सिटी बैंक में काम करता था, तो निफ्टी इंडेक्स पहली बार लॉन्च हुआ था। उसका लेवल कुछ 600 या 700 पे था उस समय, निफ्टी जब पहली बार लॉन्च हुआ था इंडेक्स, जो आज 24-25 हज़ार के लेवल पे है। तो उस टाइम पे मैं जब इन्वेस्टमेंट अप्रूवल के लिए अपने कंट्री हेड के पास जाता था, तो वो घबराते थे, वो कहते अरे 700 है, अगर 650 हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो पता नहीं है बॉटम है नहीं मार्केट का, अभी लें कि थोड़ा रुक जाएं। अब उस कॉन्टेक्स्ट को आप देखिए यहाँ पे, तो आपको बड़ी अचरज वाली बात लगी, अरे यार क्या 50 पॉइंट निफ्टी के लिए इतना बड़ा डिस्कशन करते थे। मतलब 50 पॉइंट तो 1 मिनट में ऊपर नीचे, 1 मिनट में ऊपर नीचे। तो ये एक इसका सवाल, एक तो टाइम कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कॉन्टेक्स्ट समझना। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट को देखना चाहिए कि नॉट ट्रेडिंग की आज ये बेस्ट प्राइस मुझे मिल रहा है क्या। एक ह्यूमन नेचर होता है कि बस मेरे को बेस्ट डील चाहिए, मैं ऐसी डील लूँ जो मैं सबको बोल सकूँ कि मैंने तो एकदम बॉटम पे लिया और एकदम टॉप पे बेचा। ये 2 बड़े खतरनाक इमोशंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए। मैं आपके शो के थ्रू, ये पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मैंने सीखा है वो एक डिज़ायर है इन्वेस्टर्स की कि मैं सबसे नीचे के प्राइस पे लूँ और सबसे ऊपर के प्राइस पे बेच दूँ, और फिर मैं सबसे समझदार आदमी लगूँ दुनिया का। ये अगर आप छोड़ दें, इन 2 चीज़ों पे फोकस करना। मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग पर्सनली भी बोलते हैं और ट्विटर या सब जगह लिखते भी हैं कि जिस दिन वो खरीदते हैं उसके बाद वो जरूर करना शुरू करते। ऐसा क्यों होता है? ये सच होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो सिर्फ अपना स्टॉक देख रहे हैं, अब वो 100 और नहीं देख रहे जो भी गिर रहे हैं, क्योंकि उनका एंकरिंग। देखिए क्या होता है, अब एक हमारे ऑफिस में भी हैं, एक सबकी एक डिफरेंट ऐप्स पे एक लिस्ट रहती है स्टॉक्स की, ठीक है। उसमें हो सकता है आधे लिए हैं, आधे नहीं लिए हैं। उनका फोकस सिर्फ उस पर रहता है जो लिए हैं। जो नहीं लिए वो गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर पूरा फोकस आ जाता है कि मेरे पास क्या है। पर मार्केट में तो
1500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, एक्टिवली ट्रेडेड हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका गिर रहा है, साथ वाले का भी गिर रहा है। वो भी इसमें एक चीज और है कि आपने लिया और गिरने लगा जी, आपको बड़ा दुख हुआ यार मेरे साथ ही क्यों होता है, हाँ, बट किसी ने उसको बेचा भी है तो और खुश होगा, अच्छा वो मैंने बेच दिया। बिल्कुल। तो आप इस एंगल से भी सोचिए। जी नहीं, बिल्कुल। जी, आप हर टाइम बेस्ट डिसीजन मार्केट में नहीं ले सकते, और शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप ये बेट करें कि सारी चीजें टेक्निकली भी आपके फेवर में जा रही हैं। अब आपने समझो एक स्टॉक लिया, उसी दिन बहुत अच्छा स्टॉक है और आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, सब कुछ आपका परफेक्ट टाइमिंग है, पर उसी दिन किसी म्यूचुअल फंड ने सोचा कि यार थोड़ा एलोकेशन कम कर देता हूँ, 6% है, इसको 4% कर देता हूँ, तो 2% मैं ओएफएस करने को तैयार हूँ 10% डिस्काउंट पे। अगले दिन वो स्टॉक 10% गिर गया, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, क्या कर सकते हो, तो किसी और ने डिसीजन लिया। तो रादर देन वरिंग अबाउट दीज थिंग्स, एक अपना कन्विक्शन पकड़ के चलना चाहिए मार्केट में। और मार्केट हमेशा, मैंने देखा, अगर आप अच्छी चीज लेंगे ना, वो आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा, शायद थोड़ा कम करे, ज्यादा करे, पर रिवॉर्ड करेगा। पर अगर आप इस चक्कर में फंस जाएंगे कि मेरे को जो डिसीजन लेना है वो बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाए, और फिर जब मैं बेच दूं उसके बाद सिर्फ नीचे ही जाए, वो तो नहीं हो पाएगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो बॉटम पकड़ना और टॉप पे बेचना, जी, ये एक मिथ है, हाँ। कोई नहीं कर सकता। अब कोई हो सकता खुदा हो तो कर ले, अलग बात है। मेरे को तो कोई नहीं मिला, कोई नहीं, मुझे को नहीं मिला, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लोग मुझे मिलते हैं बताने में कि जैसे उनसे बोलो देखा ये स्टॉक कितना बढ़िया कर रहा है, मैंने तो नीचे में लिया था, और जब उनसे बोलो देखो इतना खराब खबर आ गई गिर गया, मैंने टॉप पे बेचा। ऐसे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे, ट्रस्ट मी दे आर लायर, वो झूठ बोल रहे हैं सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये रिटेल ही नहीं है, ये एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई में ये कह रही हूं, तो ये ह्यूमन इमोशन है, ये कोई इस कैटेगरी में कि आपके पास छोटे इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर हैं, सब ऐसे ही, सब ऐसे ही हैं। और मैं इसीलिए फिर से कहना चाहूँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए स्टॉक मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो एक स्कोर कार्ड आपका डेली का नहीं है, उसमें अगर जाएंगे तो परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो आप ये कि अगर आपने 5 साल का एसबीआई में एफडी बनाया है, तो आप रोज चेक करते हैं कि भाई ये एफडी कितना इंटरेस्ट बढ़ा इसका, आपको मालूम है ना कि 5 साल बाद जो दिया था उससे ज्यादा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में उसी धैर्य से, उसी संयम से एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो शांति से बैठिए, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जितना परेशान होना है सिलेक्शन के समय हो जाओ, सबसे ज्यादा, मतलब आई एम सेइंग प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, 100 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन आफ्टर। जो हो गया फिर आपने ले लिया, फिर उसको मार्केट को अपना काम करने दीजिए, मार्केट विल फाइंड इट्स लेवल। आपने अच्छी चीज ली है, वो आपको रिटर्न बना के देगी। प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स प्रायर परफॉर्मेंस, बिल्कुल 100%। 5P वाला जो फार्मूला है, बाद में ना करें, काफी बाद में पहले कर लो यार। वो गिर गया तो पूछते हैं ये क्यों गिर गया भाई, तो लिया क्यों था। तो ये तो करंट वाला है। अच्छा, अब ये बताइए कि इंडिया, चाइना और ट्रम्प, कैसा है ये त्रिकोण? देखिए ये वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 20 तारीख को क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, मुझे लगता है ट्रम्प एक बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, और ये जो पूरा इलेक्शन उन्होंने जीता है, उनको जो वोट मिले वो इसलिए कि जो यूएस की पॉपुलेशन है, वोटर्स, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए, ग्रोथ के लिए ये बेस्ट डिसीजन लेंगे, ये पॉलिटिक्स और उस समय नहीं घुसेंगे ज़्यादा। तो अगर ट्रम्प का ये मैंडेट है तो वो ज़्यादा एंटेगनाइज नहीं कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में, पॉस्चर कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, वो देंगे, हर बिजनेसमैन देता है कि भाई ऐसा कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ करेंगे जो यूएस के बिजनेस को हर्ट करे लॉन्ग टर्म में। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें चाइना पे, तो सप्लाई नहीं आ रही क्रिटिकल कंपोनेंट्स की अगर यूएस में, तो लोकल बिजनेस ऑटोमेटिकली हर्ट करेंगे, लोकल कंज्यूमर्स ऑलरेडी हर्ट करेंगे। तो चाइना और यूएस का एक बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और उसमें जो बिजनेस साइड पे वो बड़ा स्टेबल सिस्टम है। उसमें आप देखें ना, नंबर जाके कुछ चेंज नहीं हुआ है पिछले 5 साल 10 साल में, ट्रम्प आए ट्रम्प गए, कोई फर्क नहीं, वो बिजनेस वैसे ही चल रहा है, उतने ही फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं, उतने ही सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, उतने ही टॉयज आ रहे हैं, सब उतना ही चल रहा है, टेक्सटाइल भी उतना है। पर जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है ऊपर, वो चलती रहती है, और उसके भी कई कारण है। ताइवान एक बड़ा उसका कारण है, क्योंकि टीएसएमसी जो सबसे बड़ा फाउंड्री है दुनिया की, जहाँ पे सारे चिप्स आते हैं यूएस में, वो टीएसएमसी के थ्रू आते हैं, वो ताइवान में है। तो ताइवान इज लाइक अ टेरिटरी ऑफ यूएस राइट नाउ, और चाइना पॉस्चर करता रहता है कि हम इसको ले लेंगे।
तो ये जो पॉस्चरिंग है ना, ये ज़्यादा मुझे लगता है नीरज जी, ये एक पॉलिटिकल लेवल पे है। मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस पे इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ही जुड़े हुए हैं डीपली, क्योंकि चाइना जो इनको दे सकता है इनको दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा। बल्कि रिस्क ये है कि चाइना अगर मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा तुमको ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या तो यूएस की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जो सेंसर्स लगते हैं यूएस में सारी मैन्युफैक्चर्ड कार्स में, हर एक बेसिक कार में 90 से 100 सेंसर लगते हैं, जो आपका टायर प्रेशर मॉनिटर करता है, जो आपका इग्निशन का, पेट्रोल का, ये सब जो है ये सारे यूएस में कुछ नहीं बनता है, ये सारे चाइना से आते हैं। तो उस इन्वायरमेंट में कहना कि मैं चाइना से बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, आप किसको हर्ट कर रहे हैं? यूएस की कार इंडस्ट्री को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। BYD के बारे में पढ़ रहा था कि वर्ल्ड की ओनली कंपनी जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी वो लिथियम के पास माइंस भी है, बिल्कुल, और वहाँ से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो उससे टक्कर ले पाना मतलब टेस्ला के लिए बहुत चैलेंजिंग है। टेक्नोलॉजी में नो डाउट टेस्ला आगे हो सकती है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते उनको। टेस्ला के जो लिथियम इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन चाइना, और किसी कंट्री के पास लिथियम है ही नहीं, और उसमें भी लाइन शेयर नहीं, 2/3 BYD के पास है। BYD के पास। तो आपको अगर टेस्ला चलानी है दुनिया में, और इसीलिए टेस्ला ने चाइना में प्लांट अपना लगा हुआ है, वो इसीलिए रिस्पेक्टफुल है चाइना की तरफ से। उनको मालूम है अगर चाइना ने, और चाइना ने अभी अनाउंस किया था 2 हफ्ते पहले कि हम एडवांस लिथियम आयन टेक्नोलॉजी और बैटरीज नहीं देंगे यूएस को। तहलका मच गया वहाँ पे कि अब आएंगी कहाँ से बैटरी, आपका जो पूरा ईवी इकोसिस्टम है वो कैसे चलेगा। इंडिया में भी वही प्रॉब्लम है, हमारा जो पूरा ईवी इकोसिस्टम है वो सारा चाइना से इंपोर्टेड फ्यूल सेल्स पे चलता है। हम सिर्फ बैटरीज असेंबल कर रहे हैं ईवीज की, हम बैटरी बना नहीं रहे हैं, फ्यूल सेल बने बनाए आते हैं। तो हम बहुत डिपेंडेंट हैं चाइना पे इस समय। तो रिस्क दुनिया के लिए एक्चुअली उल्टा है। जो मैं लोगों को कहता हूँ कि रिस्क ये नहीं है कि हम इंडिया चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे या यूएस बंद कर देगा। रिस्क ये है कि चाइना ने अगर गुस्से में आके कहते कि मैं तुमको नहीं दूंगा, तो हफ्ते भर में इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी इन देशों की। परफेक्ट। अच्छा, 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2025 में एक जो बहुत चर्चा होती है, आप भी कई बार बोल चुके हैं, कंजम्पशन हम लोगों को दिख रहा है काफ़ी डाउन जा रहा है ना, ग्राउंड रियलिटी है। तो 2025 के लिए थीम क्या होंगी, मुझे को ये समझना है आपसे। और मैंने ऐसा सुना है कहीं पे कि आप बहुत ही ना हार्ड बार्गेनर हो। सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सबसे सॉफ्ट बार्गेनर हूं मैं बताता हूँ कैसे सही है। अवैध ही जब कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी से मिलते हैं, जी बिल्कुल, उसके कॉम्पिटिटर से मिलते हैं, बिल्कुल, डीलरों से मिलते हैं, कॉम्पिटिटर डीलर से मिलते हैं। तो ये सॉफ्ट बार्गेनिंग है क्या? मतलब रिसर्च बहुत हार्ड है वो मैं कहूँगा आपसे। मतलब पैसा देने में बहुत सख्त है। वो हमारा प्रिपरेशन तो पूरा 100% रहता है। मतलब प्लांट विजिट, मैनेजमेंट से मिलना, कॉम्पिटिटर, एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, उन सब से मिलके एक स्टोरी, एक खाका बनता है, और उस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और वैल्यूएशन उसके बाद आता है। पहले हम ये ढूंढते हैं कि ये जो कंपनी हम देख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। तो कभी भी हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करें कि सस्ता है, कि इंडस्ट्री का P मल्टीपल 40 है, ये 15 पे है, तो इसको देखते हैं। क्योंकि कई बार कम मल्टीपल वाली जो कंपनीज होती हैं उनके पास बड़ा अच्छा रीज़न होता है कि वो क्यों मल्टीपल पे है कम। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ग्रोथ अच्छा नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। तो वो उस ट्रैप से दूर निकल के पहले हम ये असेस करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके लिए बहुत रिसर्च होता है। फिर उसके बाद वैल्यूएशन देखते हैं कि क्या ये ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू जो ग्रोथ है इसका, तो मुझे कितना रिटर्न बना के देगी। और अगर महंगी है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है, कब करेक्शन आ जाएगा उधर। तो 5P के पहले 2P पे ही सारी मेहनत करनी है, प्रायर प्रिपरेशन कर लो। आपने कहा, आपने जो बात कही पहले हमारे, वो बहुत जरूरी है। आपको पहले प्रिपरेशन करनी है, बाद में नहीं। बाद में तो अफसोस करेंगे। बाद में आप फिर ढूंढ रहे हैं कि क्यों मैंने लिया। मेहनत पहले करनी है। करेक्ट।